तो डॉक्टर गुरु प्रकाश, क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं एनडीए नो डेटा अवेलेबल, तो यानी काट ढूंढ ली है क्या बीजेपी ने? नहीं, देखिए, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और जातिगत जनगणना या सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें पूजा जी, तो हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। और आज तक मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार अगर आप केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें तो 27 मंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र मयूरभंज के संथाल समुदाय के आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, तो अब पहुंची है। एक तरफ तो सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं, और एक तरफ जब वास्तव में प्रतिनिधित्व की बात हो, शासन में, सरकार में भागीदारी की बात हो, देश को याद है, पूरे दुनिया को पता है कि देश के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिक्स ये किसके लिए है? सोशल जस्टिस के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले जो इंडी गठबंधन के तथाकथित लोग हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अभी मैं बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रहा था राजीव जी की बातों को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी एक सर्वे आया है, एक रिपोर्ट है जो कि टिस के स्कॉलर निशांत रंजन ने किया है। उस रिपोर्ट का यह फाइंडिंग है पूजा जी कि आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस ने लगभग 250 के आसपास मुख्यमंत्री बनाए हैं और बीजेपी जनसंघ ने लगभग 50-60 मुख्यमंत्री बनाए हैं। कांग्रेस ने मात्र 10% मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बनाए हैं और बीजेपी में 30% से अधिक मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आए हैं। कांग्रेस का इतिहास हम सबको पता है। आप जाइए थोड़ा इतिहास में, पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन, काका कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में किसने डाला? कांग्रेस पार्टी ने। आप आगे आइए, मंडल कमीशन का सदन के फ्लोर पे विरोध किसने किया? तो राजीव गांधी जी ने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो इंडी अलायंस के लोग हैं, वो तो सामाजिक न्याय की बात ना ही करे तो अच्छा होगा। हमारे बिहार में भी एक तथाकथित सामाजिक न्याय के पैरोकार बैठे हैं, लेकिन उनकी सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है उनके परिवार से शुरू होती है और उनके परिवार में समाप्त हो जाती है। सीएम कौन होगा? तो तेजस्वी यादव होंगे। मंत्री कौन होगा? तो तेज प्रताप यादव होंगे। विधान परिषद कौन जाएगा? तो राबड़ी देवी जाएंगी। राज्यसभा कौन जाएगा? तो मीसा भारती जाएंगी। सामाजिक न्याय का मतलब पारिवारिक न्याय नहीं होता है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज सरकार में, संगठन में लगातार ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज अपने सम्मान के लिए, अपने भागीदारी के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए जानता है वो किसके साथ खड़ा है। आपको पता होगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई तो अब संभव हुआ है। तो हर प्रकार से नीट में, एम्स में, हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो हर वर्गों का प्रतिनिधित्व भारत में ओबीसी समाज का, ईबीसी समाज का इस सरकार में हुआ है। और हम तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जातिगत जनगणना पूजा जी कोई इकलौता मापदंड है क्या? आपने कितना किया है? अखिलेश यादव जी की अगर सामाजिक न्याय की परिभाषा की बात करें, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी और उनके जितने भाई लोग हैं। डीएनके की बात करें तो पिता, पुत्र, दादा। ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो परिवार के आगे जो लोग बढ़ने को तैयार नहीं है, वो जाति की बात और जमात की बात कहां से करेंगे? अगर सब कुछ इतना अच्छा है सब, तो फिर क्यों आप जातीय जनगणना से डर रहे हैं? ये इसलिए तो विपक्ष पूछ रहा है। नहीं, देखिए, डरने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है पूजा जी। बिहार में जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था। और जातिगत जनगणना पे जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया था? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं किया है? तो उसके लॉजिस्टिकल इश्यूज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल विषय है, आप वास्तव में, आपकी आस्था किसमें है? आपकी आस्था परिवार को न्याय दिलाने में है या आपकी आस्था समाज के पिछड़े वर्गों को सम्मान और न्याय दिलाने में है? तो पिछड़े वर्ग ने आज देख लिया है। एडीआर का डेटा कहता है कि आज की तारीख में 40% से अधिक
पिछड़े वर्ग का समर्थन नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है। मंत्रिपरिषद की बात हो, समाज की बात हो, संगठन की बात हो, हर जगह ओबीसी समाज को उचित सम्मान, उचित भागीदारी कब मिल रहा है? तो अब मिल रहा है। और विपक्ष का भी जो दोहरा चेहरा है वो ओबीसी समाज के सामने, देश के सामने स्पष्ट हो गया है। आप जातीय, ठीक है, जातीय जनगणना को लेकर आप बात कर रहे हैं, विश्व में भी, लेकिन गुरु प्रकाश जी, जो ट्वीट आया है जयराम रमेश का, वो तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया आप तो दशकीय जनगणना है, आप वो तक नहीं करा रहे। G20 में शामिल जो दूसरे देश हैं वो भी कोविड-19, आप यही कहा जा रहा है ना, क्योंकि कोविड काल आ गया था, इससे जनगणना हुई नहीं, इसलिए डिले हो गया, वो भी आप अब तक नहीं करा पाए हैं। देखिए ऐसा है पूजा जी, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, और जयराम रमेश जी ने तो इसको आजकल आदत बना लिया है कि सुबह सुबह वो ट्वीट कर देते हैं, आप लोग खबर चलाते हैं और डिबेट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी देश एक ऐतिहासिक समय से गुजर रहा है। हम 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश बन गए हैं। निश्चित रूप से जहां तक सामान्य जनगणना की बात है वो भी होगा, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उसके संबंधित जो भी कार्य है, जो भी समीक्षा वो होगी। इस पे अनावश्यक राजनीति करना, अनावश्यक